मेरा नाम आदित्य है और ये कहानी मेरी जिंदगी का वो काला अध्याय है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। मैं और मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त रोहित और समीर हमेशा की तरह इस बार भी किसी एडवेंचर के लिए तैयार थे। हर महीने हम कहीं ना कहीं चले जाते थे। इस बार हमारी मंजिल थी एक घना जंगल जिसका नाम था बनियान ग्रोव। ये जगह शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर थी। यहाँ जाने का आइडिया रोहित का था। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं, जबरदस्त एडवेंचर रहेगा। क्या बोलते हो, चले? उसने कहा। मैं और समीर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन रोहित ने आखिर हमें मना ही लिया। उस दिन हम तीनों निकल पड़े। जंगल के करीब पहुंचकर एक गांव में चाय पानी के लिए वहां एक होटल के सामने रुके। हमारे टेबल के बगल वाले टेबल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमारी बात सुनकर हमें बीच में ही टोक दिया। उस जंगल में मत जाओ, वो जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता, उसने गंभीर स्वर में कहा। हमने इसे एक पुरानी लोक कथा मानकर नजरअंदाज कर दिया। रोहित हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आप लोग हर जंगल में कोई ना कोई भूत प्रेत की कहानी बना ही देते हो। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, ये मजाक नहीं है। जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपना निशाना बनाता है। समीर ने घबराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलो यार देखते हैं क्या है। हम वहां से निकले और कुछ ही देर में जंगल के पास पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे और घने पेड़ थे। उनकी शाखाएं इतने नीचे तक झुकी थी कि सूरज की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। जंगल में घुसते ही अंधेरा और ठंड महसूस होने लगी। हवा में नमी थी और मिट्टी की तेज गंध फैली हुई थी। जंगल में एकदम खामोशी थी। पंछियों की चहचहाट और कीड़ों की आवाजें, जो किसी भी जंगल का आम हिस्सा होती है, यहाँ गायब थी। हमारे हर कदम की आवाज इस खामोशी में हमें तेज सुनाई दे रही थी। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है, समीर ने कहा। तो हमेशा बेवजह टेंशन लेता है, छोड़ यार चल, रोहित ने झड़कते हुए कहा। लगभग 1 घंटे तक घने जंगल में चलने के बाद हमें एक खाली मैदान दिखा। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे और बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। वो जगह हमें परफेक्ट लगी। हमने वहीं टेंट लगाया और बॉनफायर के लिए लकड़ियां जुटाई। शाम तक माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया। रोहित ने अपने आदत के मुताबिक माहौल हल्का करने के लिए मजाक करना शुरू कर दिया। देखो भाई, अगर किसी भूत ने आना है तो कम से कम जल्दी से खाना खा लेना चाहिए, भूखे पेट मरने का कोई शौक नहीं है मुझे, उसने कहा। और हम सब हंस पड़े। लेकिन समीर अब भी बेचैन लग रहा था। यार, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास कोई है, उसने धीरे से कहा। रात के करीब 9 बजे होंगे। हम बोनफायर के पास बैठे थे। चारों तरफ अंधेरा था। रोहित ने जंगल से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। सुना है इस जंगल में एक आदमी खो गया था, शायद अजय नाम था उसका। वो यहाँ कुछ रिसर्च करने आया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, समीर ने गुस्से में कहा। रोहित, बकवास बंद कर, तू भी ना, यहाँ पहले से ही डर लग रहा है। तभी अचानक जंगल के भीतर से एक सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घास पर धीरे धीरे चल रहा हो। हम तीनों चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद जानवर होगा, मैंने कहा, लेकिन इस बात पर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। आवाज के शांत होते ही रोहित अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और कहा, मैं देखता हूँ क्या है, तुम लोग यही रुको। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हमारी बातों को अनसुना करते हुए अंधेरे की तरफ बढ़ गया। कुछ मिनटों बाद वह वापस आया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। यह मुझे एक पत्थर के पास मिली, उसने कहा। डायरी के कवर पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके अंदर के कागज कुछ फटे हुए थे। शायद किसी से यहाँ गलती से छूट गई होगी, मैंने कहा। हमने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ और तुम इस बात को समझ लो, यहाँ से निकलना अब मुश्किल है। समीर ने तुरंत डायरी को बंद कर दिया। क्या बकवास है, फेंक दो इसे, उसने घबरा कर कहा। लेकिन रोहित ने उसे मजाक में उड़ा दिया। तू तो अभी से डरने लग गया है, अभी तो पूरी रात बाकी है, सुबह तक रुक, असली डर क्या होता है पता चल जाएगा। हमारा हंसी मजाक और डरावनी कहानियां देर तक चलती रही। वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात के 11 बजे थे। जंगल की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। आग की लपटें भी अब धीमी पड़ने लगी थी।
ठंड भी अब कुछ ज्यादा ही लगने लगी थी। हम सब टेंट में चले गए, लेकिन नींद आना मुश्किल था। बाहर से अभी बीच बीच में सरसराहट की आवाजें इधर उधर से आ रही थी। आदित्य, तूने वहां कुछ देखा था क्या? समीर ने मुझसे एकदम धीमी आवाज में पूछा। नहीं तो, क्यों? तुमने कुछ देखा था? मैंने पूछा। जब रोहित डायरी लेकर आया था, मैंने देखा कि कोई बेड के पास खड़ा है। वो अजीब सा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम लोगों को बताने के लिए नजर घुमाई और फिर उस तरफ देखा, तो वो गायब हो गया था, कहीं नहीं दिखा। उसकी ये बात सुनकर मैं जरा टेंशन में आ गया। तू शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, और तभी टेंट के बाहर एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। उन भारी कदमों की आवाज ने हम तीनों को चौकन्ना कर दिया। घड़ी में करीब रात के 12 बजे थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में मैंने समीर और रोहित की तरफ देखा। दोनों उठकर बैठ गए थे, और उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उनका पूरा ध्यान उन आवाजों की तरफ था। दोनों उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो सकता है? समीर ने धीरे से पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। वो आवाज अब हमारे टेंट के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी चीज हमारे टेंट को सूंघ रही हो। रोहित ने धीरे से टेंट का जिप खोला और टॉर्च की रोशनी में बाहर देखने की कोशिश करने लगा। टेंट के अंदर से जितना एरिया कवर हो सकता था, वहां तक टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद कोई जानवर है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो भी डरा हुआ है। हम वहीं बैठकर उन आवाजों के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पल में आवाजें रुक गई और जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन ये खामोशी अब कुछ अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था हम पर चारों तरफ से कोई नजर रख रहा है, हमारी हरकतों को देख रहा है। रोहित ने कहा, यार कोई जानवर होगा। अगर कोई खतरा होता तो अब तक आ गया होता। हम यहाँ से सुबह होते ही निकल लेंगे। अब आराम करो। लेकिन समीर ने धीरे से कहा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। टेंट के बाहर जो था वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसान जैसा कुछ था। और ये जंगल, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे डायरी का ख्याल आया। मैंने उसे उठाकर टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। आज रात उसने मुझे देख लिया। उसकी सफ़ेद आंखें और खाली चेहरा मेरे सपने में भी पीछा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? समीर ने लगभग चीखते हुए पूछा। शायद हमने कुछ छेड़ा है जो हमें नहीं छेड़ना चाहिए था, मैंने धीरे से कहा। उतने में टेंट के बाहर कुछ खिसकने की आवाज़ सुनकर हम सबके हाथ पैर जम गए। मैं सांस रोके आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेंट के एकदम करीब से धीरे धीरे चक्कर लगा रहा हो। शायद कोई जानवर है, रोहित ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जानवर के चलने की आवाज इस तरह नहीं होती, समीर ने धीरे से जवाब दिया। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे से टेंट के पर्दे के पास ले गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरों को भी सुनाई दे रही हो। मैंने पर्दे को थोड़ा सा उठाया और टॉर्च की रोशनी बाहर फेंकी। तभी एक और आवाज आई, इस बार टेंट के ठीक पीछे। ऐसा लगा जैसे किसी ने टेंट के ऊपर से हाथ घुमाया हो। हम तीनों एक साथ पलटे और बिना सोचे समझे टेंट के पर्दे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही मैंने एक परछाई को झाड़ी के पीछे भागते देखा। वो इंसान जैसे दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल कुछ अलग थी, झुकी हुई और अजीब सी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह खड़ा नहीं हो पा रहा हो। कुछ देखा क्या? समीर ने जल्दी से पूछा। शायद कोई आदमी था, मैंने धीरे से जवाब दिया। हमने फैसला किया कि अब हम टेंट के अंदर नहीं रह सकते। ऐसा लग रहा था कि टेंट के बाहर जो भी था वह अंदर घुसने की कोशिश कर सकता था। हमने अपना सारा सामान वही छोड़ा। उस वक्त सिर्फ टॉर्च हमारे हाथ में थी। उसे लेकर खुले मैदान की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के रास्ते अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। हर पेड़ की शाखा अब किसी अजीब आकृति की तरह लग रही थी। रुको, समीर ने अचानक कहा। उसने टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर फेंकी। पेड़ की एक झुकी हुई मोटी शाखा पर कोई बैठा था, और उस अंधेरे में भी उसकी आंखें एकदम सफेदी से चमक रही थी। वो देख रहा है, रोहित चिल्लाया। और जैसे ही उसने चिल्लाया, वो जो कुछ भी था पेड़ से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने तुरंत पीछे की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन भागते हुए हमारे कदमों के अलावा भी
और कई कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमें घेर लिया गया है। हमने टेंट की तरफ भागना शुरू किया था, लेकिन भागते भागते हम शायद भटक गए थे। एक जगह हम एक पल के लिए रुक गए। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ भागे। वो आवाज़ें हमारे पीछे और अगल बगल से आ ही रही थी। हम काफ़ी देर तक भागते रहे और बहुत थके हुए थे। एक पल के लिए फिर एक जगह रुक गए। हम तीनों ने भी अपने हाथ घुटनों पर टिका दिए थे और जोर जोर से हाँफ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अब शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। आदित्य, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, समीर ने हाँफते हुए कहा। किधर जाए? ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, मैंने जवाब दिया। उस वक्त जिस तरफ हमें सेफ लगे उस दिशा में हम बिना सोचे समझे भाग रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था हम घूम फिर कर बार बार उसी जगह वापस आ रहे हैं। ऐसे ही भागते हुए हम एक छोटे से पत्थर के ढेर के पास पहुंचे। पत्थर के बीच में कुछ चमक रहा था। जब रोहित ने कुछ पत्थरों को वहां से हटाया तो वहां उसी डायरी का एक और पन्ना था। तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारे आसपास ही मिलेगा। तुम अब तक इसलिए सही सलामत हो क्योंकि अब तक वो तुमको सिर्फ डरा रहा है। हमें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। हमें सिर्फ डरा रहा है? क्या मतलब है? आखिर वो चाहता क्या है? क्या वाकई वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसका कुछ और मकसद है? और ये डायरी का क्या किस्सा है? इसके पन्ने हमारे सिचुएशन के हिसाब से ही हमें क्यों मिल रही है? जैसे ये डायरी जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या इन पन्नों को जानबूझकर कोई हमारे लिए छोड़ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये कौन है जो इन पन्नों को हमारे लिए छोड़ रहा है? ये जो भी है, क्या मकसद है ऐसे समय हमारे लिए पन्ने छोड़ने के पीछे? क्या वो हमारी मदद कर रहा है या ये सब खेल है जो मिलकर हमारे साथ खेल रहे हैं? बहुत से सवाल दिमाग में तूफान बनकर उठ रहे थे, लेकिन जवाब एक भी सवाल का मेरे पास नहीं था। हमें तो अभी तक ये भी ठीक से पता नहीं था जिसे हमने देखा है वो इंसान है या जानवर या कुछ और। हम अब तक भाग भाग कर इतना थक चुके थे कि हम तीनों हिम्मत हारने की कगार पर पहुंच गए थे। क्या करें? कहाँ भागे? कैसे खुद को बचाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात हमारे मन में पक्की थी, चाहे कुछ भी हो जाए आखिरी दम तक हम बचने की कोशिश करेंगे। यही सोचकर जितनी ताकत बची थी उसी से काम चला रहे थे, बस भाग रहे थे। लेकिन तब अचानक रोहित रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाते हुए उससे कहा, रोहित क्या कर रहे हो? रुको मत, चलो। लेकिन वो वही रुका रहा। मुझे लग रहा है कि अब इसका सामना करना पड़ेगा, उसने कहा। हमें रुका हुआ देखकर समीर, जो भागते हुए हमसे थोड़ा आगे निकल गया था, वो भी हमें देखकर वही रुका और पलटकर हमारे तरफ आने लगा। वो परेशानी भरी आवाज में हमें भागने के लिए कह रहा था, लेकिन रोहित बस कभी हमारी तरफ देखता फिर पीछे जंगल की तरफ, जहाँ से वो आवाजें हमारा पीछा कर रही थी, जो उस वक्त रुक चुकी थी। और बीच बीच में कुछ हलचल होने की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे छुप कर हम पर नजर रख रहे हो। मैं रोहित की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। तुम पागल हो गए हो, मैंने खींचते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी उसने मेरा हाथ झटक दिया। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो वो हमें वैसे भी पकड़ लेगा। तुम समझ नहीं रहे हो, हम इतना भागने के बावजूद जहाँ थे वही है, उसने कहा। वैसे भी मुझे नहीं लगता भागने से कुछ फायदा होने वाला है। रोहित ये कहकर जंगल के उस तरफ भागने लगा जिस तरफ उस वक्त हमने हलचल होते हुए सुनी थी। रोहित, हम दोनों चिल्लाए, लेकिन दौड़ते हुए वह जंगल के उस अंधेरे में गायब हो चुका था। हम बस खड़े खड़े उसे देखते रह गए। 6 सेकंड बाद उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अब मैं और समीर अकेले रह गए थे। आदित्य, हम यहाँ से नहीं बचेंगे, समीर ने कहा। उसके आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हमें कोशिश करनी होगी, मैंने उसे पकड़ते हुए कहा। तभी अचानक हमारे सामने कुछ ही दूरी पर अंधेरे में वही सफेद आंखों वाली चीज खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी। अभी भी अंधेरे में वो क्या है ठीक से पता नहीं चल रहा था। उसने धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसे देखते ही हम दोनों पलट कर जितना तेजी से भाग सकते थे भागना शुरू किया। हम दौड़ते जा रहे थे घने पेड़ों के बीच। समीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो सुनिश्चित करना चाहता हो कि वो सफेद आंखों वाली चीज ये हमारे पीछे तो नहीं।
आदित्य, अब और दौड़ा नहीं जाता, समीर ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रुकने का मतलब है मरना, समझे? हमें चलते रहना होगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद डर से कांप रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक और पत्थर का ढेर दिखाई दिया। उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। समीर ने उसे देखते ही कहा, मैं इसे नहीं छूऊंगा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पत्थरों के ढेर में हाथ डाला और वहां से डायरी का एक और पन्ना निकाला। पर लिखा था, अगर तुम रुके तो वह तुम्हें खत्म कर देगा, अगर तुम भागे तो वो तुम्हें वापस यहीं खींच लाएगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। समीर ने कहा। उसकी आंखों में बाहर साफ झलक रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। समीर ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी और हम दोनों ने देखा कि वह सफेद आंखों वाली चीज झाड़ियों के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी और वह धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। वो चलते वक्त हमें कभी इंसान तो कभी जानवर की तरह लग रही थी। भागो, मैं चिल्लाया, लेकिन समीर वही खड़ा रहा। मैं और नहीं भाग सकता, ये सब वैसे भी खत्म होने वाला है, उसने कहा। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया। जा आदित्य, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, मैं रोकूंगा इसे। समीर उसकी ओर बढ़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहता है तू? आजा, ये यही हूँ मैं, भागूंगा नहीं, आजा। वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैं ये सब देखकर पूरी तरह से जड़ हो चुका था। फिर अचानक समीर ने एक दर्द भरी चीख मारी और वह चीज उसे खींचकर अंधेरे में गायब हो गई। मैं अकेला था, दौड़ रहा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी तेजी नहीं थी। कभी भागने की कोशिश कर रहा था तो कभी तेजी से चलने की कोशिश कर रहा था। शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। मेरा भागना और चलना एक समान हो गया था। उस वक्त कोई भी व्यक्ति चलते हुए भी मुझसे आगे निकल जाए, हर दिशा में मुझे वही कदमों की आवाज और सफेद आंखें दिखाई दे रही थी, जैसे वो मुझसे खेल रहा था। और भागते हुए बार बार मैं वहीं लौट रहा था जहाँ समीर मरा था। और ये वही जगह थी जहाँ से हमने रोहित की चीखें सुनी थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं गिर जाऊंगा। अब मुझ में भागने चलने की क्या, खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन तभी एक हल्की रोशनी मुझे दिखाई दी, सूरज की पहली किरण। पेड़ों के बीच वहीं से थोड़ी दूर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में दौड़ना शुरू किया। पेड़ों के बीच से होते हुए मैं आखिरकार उस जगह जहाँ रोशनी पड़ रही थी वहाँ पहुँच गया। वो जंगल की सीमा थी। सुबह की पहली किरणों ने दस्तक दे दी थी और मैं उस जंगल की सीमा के उस पार पहुँच गया था। जैसे ही मैं जंगल के बाहर निकला, मैंने राहत की सांस ली। मैं अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। रात भर हम जंगल की सीमा के करीब कई बार आकर जंगल की गहराई में लौट गए थे। अंधेरे में हमें ये बात समझ नहीं आई। मैं लड़खड़ाते हुए उस गांव में पहुंच गया जहां होटल पर हमने चाय पी थी। मुझे अकेला इस हालत में देखकर उस होटल के मालिक को अंदाजा हो गया था कि हमारे साथ अनहोनी हो चुकी है। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आया और मुझे पकड़कर वहां कुर्सी पर बिठाया और तुरंत पानी और चाय बिस्कुट लाकर सामने रख दी। वह मुझसे जो हुआ उसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मेरी हालत देखकर वो चुप रहा। कुछ देर बाद उसने जो हुआ उसके बारे में मुझसे सब जान लिया और पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। मुझे घर भेजने का सारा बंदोबस्त किया और मेरे साथ किसी को घर छोड़ने भेजा। मैं अब घर पहुंच चुका था, लेकिन समीर और रोहित के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया था। कमजोरी की वजह से दिन भर मैं अपने बेड पर पड़ा रहा। मुझे लग रहा था पुलिस आ सकती है पूछताछ करने के लिए, इसलिए उन्हीं के इंतजार में दिन निकल गया। लेकिन आधी रात मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे अपने कमरे में एक हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। मुझे लगा वो मेरा वहम था, शायद उस घटना का असर होगा। ये सोचकर मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और करवट बदलने लगा। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मुझे अपने बेड के पास हलचल सुनाई दी। मैं झटके में उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। मुझे इस बार पक्का यकीन था कि ये मेरा वहम नहीं है, इस कमरे में ज़रूर कोई है। मैंने लाइट की स्विच ऑन कर दी और मेरे तकिए के पास मुझे वो डायरी दिखाई दी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया था कि अब भी मैं खतरे में हूँ और खेल भी जारी है।